हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऑफ जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। काफी कुछ है जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एक अपॉइंटमेंट भी है, ओके। एक टाई अप भी है आरईसी का, और एक बैंक का टाई अप है फाइनेंसिंग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। उसके अलावा भी काफी कुछ है। गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉन्च किया है प्रेरणा करके, ओके। उसके बारे में चर्चा करेंगे। इवन नेपाल में अपने एस जयशंकर साहब जो हैं विदेश मंत्री गए हुए हैं, उन्होंने कुछ वहां पर समझौते किए हैं। और इवन एक समिट होने वाला है जिसमें कि वो किसी दूसरे देश में जाएंगे, ओके, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ओके, भारत को लीड करेंगे। ऐसे में काफी कुछ है। स्टार्ट करते सेशन, ओके, विद द मोटिवेशनल कोट। आई होप मेरे दोस्त आप लोग मेरे साथ 1 तारीख से लगातार सेशंस देख रहे होंगे। जो पहली दफा जुड़ा है उससे अगेन मेरी गुजारिश ही रहेगी कि आपको करना क्या है। एक सेकंड, आपको करना क्या है मेरे भाई, डेली बेसिस पे मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ना है, ओके। और जो पहली दफा जुड़ रहा है उससे गुजारिश है कि एटलीस्ट 3 दिन आप मेरे साथ जुड़िएगा। चौथे दिन आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, चौथे दिन आप अपने आप आने लगेंगे। और मतलब 3 दिन बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, ये सेशन मेरे लिए बना है, ये बंदा मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है और मुझे अब अपने लिए मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ 3 दिन मांग रहा हूं आपसे, प्लीज 3 दिन मेरे साथ जुड़ सकते हैं ना, ओके। स्टार्ट करेंगे विद द मोटिवेशनल कोट। आज का कोट काफी शानदार है। फाइंड अ रीजन टू स्माइल एवरी डे। इसके पीछे का तर्क भी दूंगा, पहले लाइन को समझिएगा। फाइंड अ रीजन टू स्माइल एवरी डे। आपके चेहरे पे खुशी कब आती है? सर, मैंने पापा से बोला पापा मुझे कुरकुरे चाहिए। एनिमल मूवी वाला नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, मैं बहरा हूं वाला नहीं है मेरे दोस्त के पिताजी ने जवाब दिया, ठीक है। पापा गए, मेरे लिए कुरकुरे ले आए, मैं चेहरे पे मेरे खुशी आ गई। मेरी बेटी ने बोला पापा मेरे को ना ये वाला खिलौना चाहिए। मैं गया, मैं उसके लिए खिलौना लेके आ गया। आशीष सर, हमें ना ये वाला कंटेंट चाहिए। मैंने वो कंटेंट आपको दे दिया, आपको चेहरे पे स्माइल आ गई। आशीष सर मुझे रिवीजन चाहिए। मैंने कहा ले भाई, रिवीजन भी दे दिया मैंने आप लोगों को, रिवीजन भी करा दिया, आपके चेहरे पे खुशी आ गई। मैंने आपको स्टेट भी कवर करा दिया, मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया मेरे दोस्त, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। इन सभी बातों में क्या है कि जो आपने चाहा वो मिल गया, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। सुबह सुबह आप उठे, माने मेरे दोस्त 1 कप चाय का प्याला दिया और बड़ी शानदार चाय बना के आपको दी। अदरक भी है उसमें, सब कुछ, काली मिर्च और सारी चीजें। वाह, बहुत शानदार चाय है। मतलब जो आप चाह रहे हो, जो आपको संतुष्टि दे रहा है, अगर वो आप काम कर लेते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यही तो लिखा रहा है, और क्या है मेरे दोस्त, और तो कुछ है नहीं। यही काम आपको करना है। चेहरे पे स्माइल आएगी नहीं, लानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे ये 1 2 3 4 5, मैं नहीं कहता एक दिन में 5 टास्क लिखो। एक दिन में शुरुआत, हमेशा शुरुआत जब हम करते हैं ना, हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे टास्क अपने लिए रख लेते हैं और फिर उनमें से कुछ एक कर पाते तो डिमोरलाइज हो जाते हैं। स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करो, ओके। आपने छोटे से मतलब काम से कह रहा हूं मैं, ओके। भले गोल तो बड़ा सेट करो, लेकिन छोटा एक टास्क लिया कि आज मुझे एक टास्क करना है, फिर मुझे ये टास्क करना है, फिर मुझे ये टास्क करना है, फिर मुझे ये टास्क करना है, और मुझे ये करना है। कोशिश करो पहले दिन सिर्फ 2 ही लो, इन दोनों को कंप्लीट करो और इसे लिखो। जहां पर बैठते हो वहां पर वॉल पे लिखो, या जो मेरे दोस्त आपकी नोटबुक है उसके उसमें लिखो, जहां पर आप अपना काम कर रहे हो कि आज का मेरा डेट ही हो गई, ये मेरे टास्क हुए, ये मुझे कंप्लीट करने हैं। जब शाम होगी, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओगे, ठीक है, तब उस नोटबुक को देखो, उस जगह को देखो मेरे भाई, कि आपने जो चीजें लिखी थी आपके दिमाग में चल रही होंगी, क्या आपने वो कंप्लीट करी? आप सच बताना, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी कि नहीं आएगी? मैंने सोचा था कल कि मैं बच्चों को 3 दिन बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा, और बेहतरीन पढ़ाऊंगा तो मैं नेक्स्ट डे रिवीजन कराऊंगा। कल जब मैंने कमेंट देखे तो लगभग 300 से ज्यादा कमेंट पॉजिटिव 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 थे। मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी, बहुत अच्छी स्माइल आई थी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा, मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा लगा। फाइंड अ रीजन टू स्माइल एवरी डे। फाइंड अ रीजन, फाइंड अ रीजन टू स्माइल एवरी डे, फाइंड अ रीजन टू स्माइल एवरी डे। सब कुछ आपके हाथ में है। आपका सुख, आपका चैन, आपकी खुशी, सब आपके हाथ में है। बशर्ते आप मेरे दोस्त उसको जीना सीख जाए, ओके, आप उसको पाना सीख जाए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अहम होती हैं जीवन में। इनको मेरे दोस्त आजमाइए और देखिएगा, जब आपको परिणाम मिलेगा तो बहुत बेहतरीन होगा। खुद ब खुद चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, ओके। राधे राधे दोस्तों, स्टार्ट करते सेशन को।
बाकी आपको किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना है, आप मेरा कोड Y168 यूज कर सकते हैं। मेरा आज से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, सारथी 1.0 विच इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच। सेम अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके, स्टोर में जाके, लाइव क्लास में जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये कोड लगा के आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज 2.5 से 4 पेड क्लास होगी एप्लीकेशन पे। ओके, पहला सवाल, आर्सेलर मित्तल, ओके, इसने एक समझौता किया है आईआईटी के साथ टू क्रिएट एशियाज फर्स्ट हाइपर लूप फैसिलिटी। सवाल यही है कि किस आईआईटी के साथ इसने समझौता किया है एशिया की पहली हाइपर लूप फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए। फटाफट बताइए दोस्तों, आंसर करिएगा इसका। ओके, बहुत बढ़िया, यह आंसर है अपना आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। अगला सवाल, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सेल का सलेम स्टील प्लांट है उसका वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगा मतलब पहले इन्होंने सोचा था, पहले इनका प्लान था। ओके, अब ये कह रहे हैं कि हम इसके निजीकरण का फैसला जो लिया था उसको खत्म कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, 19 जनवरी 1954 को। ओके, नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन और इन्होंने अभी एक बुक रिलीज की, इसका नाम है मागा कविथई। ओके, इट इज ऑथर्ड बाय हुम? इस पुस्तक को या ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ना, अगर आप मेरे से जनवरी से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप ऑप्शन को डिकोड कर लेंगे, जैसे संजीव स्वप्ने चक्रवर्ती, ओके, नीलम सरन गौड़, ओके, एंड कृष्णत खोत। वैसे तो अपना आंसर है वेरामुतु। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है संजीव साहब को हिंदी के लिए। ओके, स्वप्ने चक्रवर्ती को, स्वप्न में चक्रवर्ती, इनको जहां तक वेस्ट बंगाल, मतलब सॉरी बंगाली के लिए दिया गया। ओके, नीलम सरन गौर इंग्लिश के लिए। ओके, आपके लिए ये होमवर्क है। कृष्णन वैसे ना इंपॉर्टेंट होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सभी भाषाओं में याद किया जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंग्लिश हिंदी हमारी प्रायोरिटी रहती है बस। इसके अलावा आप ये है कि चलो मैं इसको एक बार और रिवाइज करा दूंगा सारा का सारा डेटा लाके, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अभी के लिए रट्टा मारो इस वाले एमसीक्यू को, आगे बढ़ जाओ। ओके, केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने भी एक बुक लॉन्च की थी, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ओके, इसको दो लोगों ने लिखा है, तो बोथ 1 और 2 अपना आंसर बनेगा यहां पर, गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने। ओके, अब ये जो मैंने ऑप्शन लिखे ना, राजशेखरन, सदीकुआ, नवाब सहर, ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड ही है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में दिया गया है। तो मेरा पर्पस यही था कि एक बार आपके दिमाग में डाल दूं कि हाँ, आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ने हैं, कब से शुरू हुआ, प्राइज मनी क्या है, किन किन भाषाओं में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया गया है, इस वर्ष हिंदी के लिए किसको दिया गया, राजस्थानी के लिए किसको दिया, इंग्लिश के लिए किसको दिया गया, कौन देता है, कब से शुरू हुआ है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपने होमवर्क में लिख देना साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नदिया कैल्विनो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है 1 जनवरी से। ओके, काम चालू कर दिया बहन जी ने। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? शी इज फ्रॉम स्पेन। ओके, ये स्पेन की है। फाइन, अब जरा इन देशों की बात कर लेते हैं। स्पेन वैसे तो अपना राइट आंसर है। स्पेन की राजधानी क्या है? वही CCC रूल लगाएंगे मेरे दोस्त। स्पेन की कैपिटल है सर मैड्रिड, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। ओके, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी यहां पर येन चलती है। ओके, स्पेन मैड्रिड यूरो, जापान टोक्यो येन। केन्या कैपिटल नायरोबी, करेंसी स्लिंग। कोई ना कोई देश न्यूज में ही रहा है तभी हम लोग उठा रहे हैं मेरे दोस्त। नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, करेंसी नायरा। तो समझ पा रहे हो उसे? ईरान कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल। करेंसी चेंज हो चुकी है, मैंने ना शायद 2 या 3 दिन पहले आपसे होमवर्क में पूछा था, तो मैं जब कमेंट रीड कर रहा था वहां पर बच्चों ने रियल ही लगा रखा था। बेटा करेंसी चेंज हो सकी है, इसकी तोमन हो चुकी है, तोमन। ओके, तो ये याद रखेंगे, स्पेन मैड्रिड यूरो, जापान टोक्यो येन, केन्या नायरोबी सिलिंग, ओके, एंड नाइजीरिया अबूजा नायरा, ईरान तेहरान तोमन। याद रहेगा?
नहीं याद होगा तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब जे कुछ एक देश न्यूज में रहे थे, इनको समझते हैं। म्यांमार में एक तूफान है, इसका नाम है मियाचोंग। ओके, मियाचोंग इसका नाम दिया है, कोई ना कोई देश नाम देता ही है मेरे भाई। ओके, मियाचोंग। म्यांमार कैपिटल नाइपीदो, करेंसी क्यात। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन। साउथ कोरिया की स्पाई सैटेलाइट का नाम है 425 प्रोजेक्ट EO/IR। ओके, नॉर्थ कोरिया कैपिटल पियोंगयैन, करेंसी वॉन। इसकी सैटेलाइट का नाम है मलेगियोंग। पहले इसने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की थी, देन फिर साउथ कोरिया ने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की थी, मिलिट्री सैटेलाइट। इंडोनेशिया, इसमें यहां पर काफी वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हुए हैं, ठीक है, फटे है। वहां पर एक आइलैंड है हलमहेरा आइलैंड। ओके, हलमहेरा। और यहां पर एक इबू वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हो गया, जो कि फट गया। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हुई है, कैपिटल अपने होमवर्क में लिख लेना, ठीक है, ये ढूंढ के बताना। यूएई कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। मोहम्मद अल रामसी साहब को वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स शॉन डेविस का निधन हो गया, और ये ब्रिटेन से हैं, इंग्लैंड से मेरे दोस्त। कैपिटल इज लंदन, करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। ओके, JT60SA ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इट बिलोंग टू जापान, टोक्यो येन, चाइना। 2026 का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप निंगबो में होगा, यानी चाइना में होगा ये। चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन/रेनमिनबी। बहरीन, 2024 का जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ये बहरीन की कैपिटल है मनामा, यहां पर रहेगा। तो बहरीन, मनामा, दिनार। ओके, नॉर्वे की बात करें तो 2025 का, 24 का बहरीन में, 25 का नॉर्वे में, और 26 का चाइना में रहेगा। ओके, तो 2025 वाला फोरडे में है। कहां पर? फोरडे में। वैसे नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे, ओस्लो क्रोन। क्लियर, समझ में आ गया? ये हाल फिलहाल जो देश न्यूज में रहे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। डन? हाँ जी सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट है, इसको अभी इनॉग्रेट किया था। कितने की लागत से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? ये पनडुब्बी नहीं है, कल भी गलत हो गया था, पनडुब्बी लिखा है, ये हिंदी में भी सबमरीन आएगा। ओके, सबमरीन, सबमरीन मतलब होता अंडर वाटर, ठीक है। हर एक शब्द का अंग्रेजी में मेरे दोस्त अलग अलग अर्थ भी होता है। ओके, बहुत सारे शब्द होते हैं, इनका अर्थ अलग अलग होता है। यार सबमरीन मतलब पनडुब्बी नहीं है, अंडर वाटर बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने की लागत से एक कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया है? ओके, तो ये थी 1072 करोड़, 1072 करोड़ रुपए। अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ओके, तो एक कॉलम बना सकते हैं, एक पेज पे लिख सकते हैं, ऊपर हेडिंग में अमाउंट, ऐसा करके, अमाउंट बेस्ड न्यूज। अब अमाउंट बेस्ड न्यूज में आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको दिक्कत क्या होती है, पहले तो उसको जानिए। दिक्कत सर ये है कि हमें अमाउंट याद नहीं होते, तो आप इस तरीके से कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है, या 3 कॉलम बना लीजिए। यहां पर सबसे पहले अमाउंट ही लिखिए, अमाउंट, जो चीज में दिक्कत हो रही है, 1072 करोड़ रुपए, जो भी न्यूज में है उसके अमाउंट लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए यहां पर ये प्रोजेक्ट क्या है, कोची लक्षद्वीप सबमरीन, कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। ओके, वहां पर आप अच्छे खासा लिख लेना, अपने जैसे आपको लिखना है समझने के लिए। उसके बाद यहां पर उसकी डिटेल लिख दीजिए, कितने किलोमीटर है, ठीक है, कितने की मतलब कितना समय है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, लक्षद्वीप रिलेटेड फैक्ट, वो सारे इधर डाल दीजिए। अब होगा क्या कि जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे, आपको इस पेज का हमेशा याद आएगा जब भी कोई अमाउंट रिलेटेड न्यूज आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम आई, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना आ गई, पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके लिए 24,000 करोड़ रुपए दिए गए। आपके दिमाग में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड फैक्ट भी मेरे को लिखने हैं, आपने फैक्ट लिख लिए। लेकिन जब भी कभी भी नेक्स्ट टाइम कोई भी स्कीम आई है, कोई भी प्रोग्राम आया, उसका अमाउंट आया, ऑटोमेटिकली आप इस पेज पे जाएंगे। जब इस पेज पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार चल लगे हाथ बाकी के जितने भी हैं ना वो भी रिवाइज कर लेते हैं। आदत अच्छी हो या आदत बुरी हो, वो आपको मेरे दोस्त चीजें छोड़ने पे मजबूर नहीं करती है, पकड़ने पे मजबूर करती है।
अगर अच्छी आदत पड़ गई, मेरे को तलब है चाय की, तो मैं चाय पीने के लिए मेरे दोस्त लगा रहूंगा, ठीक है। मुझे आदत है किसी चीज की, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो मेरे भाई, मैं उसमें लगा रहूंगा, मेरे लिए मेरे अंदर से उसके लिए आवाज आती रहेगी, यार ये कर ये कर ये कर। अगर आपको अच्छी आदत लग गई ना, ऑटोमेटिकली जब भी अमाउंट आएगा ना, आप तुरंत इस पेज पे जाओगे और इस पेज को मेरे दोस्त रिवाइज करोगे। दर्द डेटा में है, डेटा पढ़ने में है। अगर दर्द का इलाज मिल जाएगा तो उससे बेहतर क्या है। तो इलाज ढूंढिए और इलाज करिए मेरे भाई, ओके। आई होप आपको मजा आएगा जब इस तरीके से करोगे काम। चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेट्र प्याला, ओके। ही विल बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब गुजरात इन्वेस्टर समिट बोलो या वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोलो, ये गुजरात के गांधीनगर में होगा और 10 से लेकर 12 जनवरी तक ये चलेगा। सिंपल है। अब इस समिट में चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे किनको निमंत्रण दिया गया था, वो आंसर बनता है सहज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पेट्रा फ्याला को दिया गया था। सवाल बहुत सिंपल सा है कि ये जो है ना, ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसका एडिशन कौन सा है, इसका संस्करण कौन सा, बताइए मित्रों, संस्करण कौन सा, एडिशन। बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 10th, ओके। यहां पर ये 10वां एडिशन है, 10th एडिशन है। नेक्स्ट, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च करी है फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज है, यानी कि जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो एक ही जगह से मिलना शुरू हो जाए, उसके लिए के स्मार्ट किसने लॉन्च किया। ऐसे एक के फोन भी लॉन्च किया था इसी स्टेट ने, केरल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ओके। केरल स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्तों। पहले न्यूज से शुरू करते हैं। न्यूज काफी शानदार है। न्यूज समझने से पहले, इस न्यूज को समझने से पहले हम लोग ये शब्द समझेंगे, इस शब्द का मतलब क्या, बैड बैंक का मतलब क्या है। अगर यार दोस्त जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, आपने ना किसी को मेरे दोस्त पैसा दिया है, ओके। अब वो बंदा आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। मूवीज में क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा है वो पैसा नहीं लौटा रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है। साउथ की मूवी थी एक रघु रोकड़ा करके, देखिए आप लोगों ने साउथ की मूवीज वगैरह देखते हो। हाँ सर, साउथ की मूवीज तो देखते हैं। अब तो यार साउथ की मूवीज का ही चलन चल रहा है, ओके। और एक मूवी थी उसमें मिस्टर शायद ऐसे करके थी, किंग या करके कोई ऐसे करके मूवी थी, मुझे याद है, बड़ी बढ़िया मूवी है, नागार्जुन साहब की मूवी है वो। और उसमें क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट क्रेडिट कार्ड कंपनीज रिकवर नहीं कर पाती, तो वो ना थोड़े ना आउटसाइडर अपॉइंट कर लेती हैं। आउटसाइडर मतलब गुंडे टाइप के लोग अपॉइंट कर लेते हैं, वो जाते हैं, रिकवरी करते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को पेमेंट निकलवा के देते हैं, अपना जो कमीशन होता है उसको डिडक्ट करने के बाद। तो एक तरीके से रिकवरी के लिए एक प्रोसेस बनी हुई है। अगर इनकेस हम रिकवर खुद से नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका ये है। इसको समझाने के लिए आसान भाषा में चीजें समझ में आए, थोड़ा बैकग्राउंड, इसलिए ये मैंने आपको बताया है। लेकिन यहां से थोड़ा चीज अलग है, यहां भी समझते हैं। जैसे कि जो ये बैंक है, ओके, बैंक ने दोस्त लोन दिया, जिनको लोन मिला उसने टाइमली रीपे नहीं किया, लोन बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। असेट इज अ लोन। भाई बैंक के लिए जो लोन है वो असेट है मेरे दोस्त, पैसा बैंक का है, ओके। अब बैंक को उस पर इंटरेस्ट इनकम मिल रही थी, इंटरेस्ट इनकम आना बंद हो गया मेरे दोस्त, इंस्टॉलमेंट आना बंद हो गया, इट बिकम एनपीए। अब एनपीए बैंक ने कोशिश करी रिकवरी करने की, बट दोस्त बड़े बड़े लोन थे, रिकवर नहीं कर पाए। अब यहां पर ये क्या करते हैं, जो बैंक होते हैं इस केस में, कुछ एक कंपनीज होती हैं, उनके पास जाते हैं। बैंक पहुंचे यहां पर, ठीक है, टुक्कर 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 यहां पहुंच गए। ये भैया सुनो ना, उधर से आवाज आई, बोलो ना, अरे भैया सुनो ना, हाँ भैया बोलो ना, अरे हमारा जो लोन है ना वो एनपीए बन गया है और हम ना उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें रिकवर करके दे देंगे। उन्होंने बोला नेकी और पूछ पूछ, ठीक है। ये कंपनीज का काम है रिकवरी करना। इन कंपनीज को नाम दिया गया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। क्या नाम दिया गया है, एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन यहां पर एक और नई कंपनी इसी नेचर की बनती है, उसको नाम दिया गया है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। असल में पहले से हमारे यहां पर एआरसी तो थी,
लेकिन बड़े लोन है, अब 500 करोड़ से ज्यादा का है मेरे भाई, उस केस में क्या किया जाए? तो बड़े बड़े जो लोन है उनकी रिकवरी के लिए नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इसको बनाया गया। सिंपल, इसका बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, इसका काम क्या है? लोन की रिकवरी करना। अब इसको यार चलाने के लिए किसी बंदे की जरूरत है, हवा में तो कुछ चीजें चलेंगी नहीं मेरे दोस्त। तो कैनरा बैंक के जो चीफ जनरल मैनेजर है पी संतोष साहब, इनको एमडी बना दिया गया नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, NARCL का। एग्जाम में क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म भी आई थी और एग्जाम में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बैड बैंक, निम्न में से किसको बैड बैंक के रूप में कंसीडर किया जाता है? तो यहां पर आंसर क्या बनेगा बेटा? NARCL, यही ऑप्शन में था। आगे बढ़ते हैं। पी संतोष ये कैनरा बैंक में चीफ जनरल मैनेजर हैं और इनको एमडी बना दिया गया नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जनवरी, यानी कि मेरे दोस्त आज से। ओके, नटराजन सुंदर साहब ये थे NARCL के एमडी एंड CEO, बट साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया, गुस्सा हो गए कि भैया हमें नहीं काम करना, हमारा मन नहीं लग रहा, तो भैया चले गए, नटराजन साहब चले गए, तो दूसरे भैया संतोष साहब को यहां बैठा दिया। ओके, आया समझ में? क्लियर हुआ? बैकग्राउंड क्लियर हुआ? ये क्या है? बैकग्राउंड क्लियर हुआ मेरे दोस्त? फिर उसके बाद ये समझ में आ गया अपॉइंटमेंट क्या है, किसकी जगह पे ये बने हैं। NARCL एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ये मैं अभी बताया था, इसमें मैक्सिमम मतलब जो मेजॉरिटी स्टेक है, ओके, वो पब्लिक सेक्टर बैंक का है। ओके, तो यहां लिखा हुआ इट इज NARCL इज अ गवर्नमेंट एंटिटी। 7 जुलाई 1921 को ये बना था। 1921 क्या पढ़ा रहा है बे? 2021, ठीक है, 7 जुलाई 2021 को ये बना था, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, सरकारी बैंक, मतलब एक तरीके से सरकारी उपक्रम हो गया। अगर यहां पर लिखा होता कि ये मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटी, तो उसका मतलब हो जाता है ये प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है। लेकिन हाँ, यहां लिखा हुआ मेजॉरिटी स्टेक यानी 51% या उससे ज्यादा की जो हिस्सेदारी है वो सरकारी बैंक के पास है, इसलिए NARCL को हम गवर्नमेंट एंटिटी बोल रहे हैं, सरकारी उपक्रम बोल रहे हैं। जो बाकी का बचा मेरे दोस्त बैलेंस, वो प्राइवेट बैंक के पास है। इसमें जो स्पॉन्सर बैंक है, ओके, जिसने इन्वेस्ट किया है, वो है कैनरा बैंक। ओके, कैनरा बैंक, फाइन। कैनरा बैंक की जो हिस्सेदारी है वो इसमें 10% की है, जहां तक मुझे याद है। NARCL को सेटअप किया गया था स्पेशली जो स्ट्रेस्ड असेट है उनको क्लीन करने के लिए, जिनका एक्सपोजर 500 करोड़ या उससे ज्यादा का इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। शायद मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, या 2-3 दिन तो नहीं, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको एक न्यूज भी पढ़ाई थी कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, उन्होंने अपना जो NPA है वो NARCL को बेचा, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेचा है। अब उसमें सबसे ज्यादा जो बेचा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा था। याद आ रहा है? अगर पहले से जुड़े हुए होगे, दिसंबर से जुड़े हुए होगे, तो आपको इस न्यूज के बारे में समझ में आएगा। ओके, अब NARCL क्या करता है कि इसमें से एक निश्चित प्रतिशत अमाउंट जो लोन लेता है, वो खरीदता है बैंक से, वो कैश में लौटा देता है। बचा कुचा जो होता है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देता है। अब उतना गहराई में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि टॉपिक से भटक जाएंगे। कुछ एक ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में मजा नहीं आ रहा हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, कुछ एक होंगे जिनको कि सच में मेरे दोस्त इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो उनके लिए इस न्यूज को समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। बट अगर आपने वॉरियर प्रो बैच में, मेरे फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला टॉपिक किया है, तो वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया है NARCL और IDRCL, दोनों आप देख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हाँ, ये कौन से जो होते हैं स्ट्रेस असेट, उनको क्लीन अप करने का काम करता है, 500 करोड़ से ज्यादा एक्सपोजर वालों को क्लीन करने का काम करता है। कब ये बना था? कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है। MD कौन बने हैं, किन की जगह पे बने हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, AIRIA, इसके अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ शशि सिंह साहब का। अब यार ये AIRIA क्या है, पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है। इसके फुल फॉर्म बनती है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब देश में जितनी भी रबर इंडस्ट्री है उनकी एसोसिएशन है, देश में जितनी भी, ठीक है, और उसी के लिए यहां पर अध्यक्ष के तौर पे इनका अपॉइंटमेंट रहा है। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। एक बार जरा 1 मिनट मैं कमेंट ऑन कर लूं आप लोगों के। आज काफी लोगों का एग्जाम होगा, अगर आप सेशन में जुड़े और आज आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। प्रभु का नाम लेके जाइएगा, चीजें बेहतर होंगी। ओके, चलो। ही सक्सीडेड रमेश केजरीवाल।
अब ये जो रमेश केजरीवाल साहब हैं, इनकी जगह पे इनका अपॉइंटमेंट रहा है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIRIA। ओके, तो ये जितनी भी अपेक्स बॉडी है रबर इंडस्ट्री की, मतलब इंडिया में जितनी भी रबर इंडस्ट्रीज, मतलब रबर बॉडी है, या सिंपल शब्दों में कंपनीज है, उनकी ये एसोसिएशन हो गई। ओके, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो बने कौन है? शशि सिंह किसकी जगह पे बने हैं? रमेश केजरीवाल की जगह पे बने हैं। जाफर अहमद साहब, इनको बनाया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, एंड इसके अलावा इंदिरा पारिक, इनको बनाया गया है एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। आई होप सो क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से हमेशा एज अ स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब आया करते थे। अब बागची साहब तो चले गए मेरे दोस्त, चले मतलब कहीं और चले गए। अब उनकी जगह पे रणधीर जायसवाल साहब है, ये काम करेंगे। तो रणधीर जायसवाल, ओके, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन कौन है? रणधीर जायसवाल साहब। अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी कौन है? शब्दों पे गौर फरमाइएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। विदेश सचिव कौन है? एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी कौन है? एक्सटर्नल सेक्रेटरी कौन है? ये आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। इन्होंने रिप्लेस किया, सक्सीड किया है अरिंदम बागची साहब को। बागची साहब को यूनाइटेड नेशन में जिनेवा ऑफिस के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? डन, बहुत बढ़िया। सुब्रमण्यम जयशंकर साहब तो बेटा आज सब अपॉइंटमेंट ही है क्या? अच्छा जी, ओके। विनय मोहन ख्वात्रा, वेल्डन मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब हैं, इनको वाइस चीफ ऑफ नेवी अपॉइंट किया गया है। अब नेवी के जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है यहां पर दिनेश त्रिपाठी। असल में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी साहब ने जिनका स्थान लिया है उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय जे सिंह। ओके, संजय जे सिंह जो है वो वेस्टर्न जो नेवल कमांड है, अलग अलग नेवल कमांड, उसमें भी एक वेस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बना दिए गए। अब साहब जब संजय जे सिंह साहब को यहां बैठा दिया गया है तो इनकी जगह पे तो किसी और को बैठाया जाएगा, तो इनकी जगह पे एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी अपॉइंटमेंट किसका रहा है? दिनेश के त्रिपाठी साहब का। ओके, सिंपल है, क्लियर है, प्रेजेंटेशन बहुत क्लीन है मेरे दोस्त, आपको चीजें समझ में आएंगी खुद से भी पढ़ने पे। ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग रही हो कि सर समझने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी चीजें लेकिन आसान भाषा में। ओके, अगला देखिएगा। एस जयशंकर साहब नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल के काठमांडू में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग में टोटल मिलाकर 4 समझौते होते हैं। उनमें से एक समझौता होता है कि भारत 10,000 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर है वो नेपाल से खरीदेगा। 4 समझौते हुए नेपाल के साथ। ओके, एक एक करके चारों समझ लेते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि व्यापार समझौता हो रहा है। ओके, किस चीज के लिए समझौता हो रहा है? टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया ओवर नेक्स्ट 10 ईयर। एक एक शब्द बड़ा कीमती है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि सिंगल वन लाइनर न्यूज आ रही है, पूछेगा किस देश के साथ समझौता हुआ, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड अगर वो डालकर दे रहा है तो वो ये 10 को मेरे दोस्त 12 कर सकता है, नेपाल की जगह कोई और नाम दे सकता है, तो उस तरीके से खेल सकता है। तो आपको याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच में 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने को लेकर समझौता रहा है। ओके, आने वाले 10 सालों के लिए। एनर्जी जो डील रही थी वो टोटल मिलाकर 4 एग्रीमेंट हुए, उनमें से एक रही थी। ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी नेपाल में गए थे, काठमांडू गए थे, उनकी विजिट रही थी, उस दौरान ये समझौता रहा था। ओके, उसके अलावा 10 नवंबर लास्ट ईयर की बात हो रही है, लास्ट अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो कुछ वहां के जो क्षेत्र थे वो बेकार हो गए थे। ओके, मतलब चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। अब उनको सुधारने के लिए भारत पैसे दे रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि वो 10 बिलियन रुपए फाइनेंशियल एड के तौर पे देगा, वित्तीय सहायता के तौर पे देगा नेपाल को। जजर कोट और रुकुम वेस्ट जो क्षेत्र है, ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द पे गौर फरमाना, जाजर कोट। ओके, जाजर कोट और जो ये रुकुम पश्चिम क्षेत्र है उसके पुनर्निर्माण के लिए। तो 2 समझौते हो गए, टोटल 4 एग्रीमेंट हुए ना, लिखा है टोटल मिलाकर 4 एग्रीमेंट हुए, उनमें से 2 एग्रीमेंट क्लियर हो गए, एक तो बिजली वाला मेरे दोस्त और दूसरा यहां पर फाइनेंशियल एड वाला। तीसरा एग्रीमेंट यहां पर हुआ है
जैसे आपको पता ही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसकी तूती बोल रही है, ओके, अपनी स्पेस एजेंसी की। तो हर कोई सहायता लेना चाहता है, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मेरे दोस्त यूएस हो, दूसरे देश हमसे हेल्प लेते हैं अपनी सैटेलाइट भेजने के लिए। अब जैसे ये छोटे छोटे देश अगर काउंट करें, अपने पड़ोसी देश जो है नेपाल, उसमें पड़ोसी देश उनमें से एक नेपाल है, वो भी कह रहा है कि भाई मेरी सैटेलाइट भी लॉन्च करा दो, ठीक है। तो वही एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर लॉन्च ऑफ नेपाली सैटेलाइट, ओके, नेपाल की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब ये समझौता किसके बीच में हुआ है? इसरो के अंतर्गत आता है, इसरो के एक कॉमर्शियल आर्म जिसका नाम है एन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। कल ही तो पढ़ाया था इसके बारे में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने समझौता किया नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ नेपाली सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो एक बार फिर से समझ लें, नेपाल के साथ एक चौथा खत्म कर लें, फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए कोऑपरेशन के लिए भी समझौता हुआ। तो अपने विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल में मेरे दोस्त एक कमीशन की मीटिंग बैठती है, ज्वाइंट कमीशन की, काठमांडू में। उस मीटिंग के दौरान कुल मिलाकर 4 समझौते होते हैं। जो पहला समझौता होता है वो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए होता है, जो कि नेपाल से खरीदी जाएगी। दूसरा समझौता यहां पर रहता है, 2 क्षेत्र है, जाजरकोट और रुकुम वेस्ट, वहां पर या उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 बिलियन रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत के द्वारा दी जाती है। तीसरा नेपाल की सैटेलाइट के लिए एग्रीमेंट है। चौथा रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के लिए समझौता रहा। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू, काठमांडू करेंसी यहां पर रुपी चलती है, ओके, काठमांडू करेंसी रुपी हो गई। नेपाल के साथ भारत की एक एक्सरसाइज भी होती है, इसका नाम है सूर्य किरण, ओके। दो ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड दूसरा है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एग्जाम में एब्रिविएशन आते हैं, शॉर्ट में लिखा होगा, पूछ लेगा दूसरा ए क्या है या तीसरा ए क्या है, या फिर पूछ लेगा बिम्स्टेक में टी क्या है, ओके। तो ये सब आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक करना होगा। एक बार सुन लीजिएगा, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब है क्या, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में, ओके। और जो सार्क का हेडक्वार्टर है ये यार, ये तुम लोग बताना, नेपाल में है शायद, नेपाल में, गलत लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक बार बताओगे जरा। एक बार बताओ, कंफ्यूज कैसे हो रहा है। बिम्स्टेक का तो क्लियर है, बांग्लादेश ढाका। अब शार्क का हेडक्वार्टर जहां तक है ये नेपाल के काठमांडू में ही है, ओके, श्रीलंका नहीं है, नेपाल के काठमांडू में, कंफर्म है। मेरे को अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे सऊदी अरब यूएई के कैपिटल करेंसी में हो जाता है मेरे को, वैसे इनमें हो जाता है। तो ये एक जगह लिख लिया करो, आई थिंक सो तुम्हें भी होता होगा, हम सब एक ही, अलग नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दिया करिए हेडक्वार्टर वगैरह पे, ओके। नेक्स्ट, एस जयशंकर साहब एक समिट अटेंड करने जा रहे हैं। समिट है बेटा नाम समिट, और ये जनवरी 2024 में होने वाला है। अब ये समिट कहां पर होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नाम समिट क्या है वो भी समझ लेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट शुरुआत कब से हुई, क्या हुई, वो देख लेते हैं। तो विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर साहब ये जाएंगे युगांडा की कैपिटल कंपाला, युगांडा कैपिटल कंपाला, करेंसी शिलिंग, ओके। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, वहां पर 19th एडिशन रहेगा नॉन अलाइन मूवमेंट समिट का। सिंपल है, क्लियर हो गया। टाइटल बन गया नॉन अलाइन मूवमेंट समिट, NAM समिट। दूसरा पॉइंट बन गया यहां, मतलब पहला पॉइंट बन गया वेन्यू क्या है, युगांडा की कैपिटल कंपाला। दूसरा पॉइंट बन गया एडिशन क्या है, 19th एडिशन है। तीसरा पॉइंट यहां पर बन गया इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, एस जयशंकर साहब मेरे दोस्त। अभी तक वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर देखने को मिलता था रिप्रेजेंटेटिव, अब यहां पर मेरे दोस्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। एडिशनली इसके अतिरिक्त अफ्रीकन कंट्री जो है वो 3rd साउथ समिट भी होस्ट करेगा, और उसके साथ साथ G77 मीटिंग भी होस्ट करेगा। मतलब यहां पर नाम समिट तो रहेगा, नाम समिट के अलावा तीसरा साउथ समिट भी रहेगा, और G77 मीटिंग भी रहेगी, ओके। आई थिंक सो ये क्लियर होगा।
जो युगांडा है, युगांडा, इसको 2024 से लेकर 2027 तक के लिए नाम जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता दी गई है। ओके, उसकी यहां पर उसका ये अध्यक्ष हो गया, चेयरमैन हो गया, चेयर हो गया। ओके, मतलब एक तरीके से अध्यक्ष बन गया है। फाइन, तो यहां तक समझे तो ये है कि हाँ, एक नाम समिट होने वाला जनवरी 2024 में होगा, युगांडा की कैपिटल कंपाला में होगा, 19th एडिशन रहेगा। नाम की फुल फॉर्म में नॉन अलाइन मूवमेंट, और एस जयशंकर साहब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा G77 मीटिंग भी ये होस्ट करेगा युगांडा का कंपाला, प्लस साउथ जो समिट होगा उसको भी ये होस्ट करेगा। युगांडा 2024 से लेकर 2027 तक के लिए अध्यक्ष बन गया है नाम का। अप्रैल 2023 की बात है। अब देखो, दो तीन चीजें लिंक कर लेते हैं। इंडिया का जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका एक कैंपस है, फर्स्ट फॉरेन कैंपस है, वो युगांडा के जिंजा में इनॉग्रेट किया गया था। जब युगांडा की बात हुई है तो न्यूज़पेपर में ही लिंक करके दिया, ये मैंने अलग से नहीं लिखा, ये न्यूज़पेपर में दिया। अगर न्यूज़पेपर में दिया तो सोचिए और ज्यादा रेलेवेंट हो गया। ओके, तो एस जयशंकर साहब ने इंडिया का नेशनल जो मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसका पहला फॉरेन कैंपस युगांडा में इस जगह पे इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा तंजानिया में भी कुछ इनॉग्रेशन हुआ था। तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी है, आईआईटी कैंपस इनॉग्रेट किया गया था। बस किस आईआईटी का? तो आईआईटी मद्रास का तंजानिया के जंजीबार में एक कैंपस ओपन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, लगे हाथ हम लोगों ने इसको भी पकड़ लिया। समिट क्लियर हो गया, समिट से एक एक चीज क्लियर हो गई, प्लस इसके अलावा दो फॉरेन कैंपस इनॉग्रेट किए गए, एक आईआईटी मद्रास का और एक एनएफएसयू का। ओके, एक युगांडा में रहा और एक तंजानिया में रहा। अभी जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये 120 जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका फोरम है, जो कि अगर मतलब फॉर्मली बात करें तो किसी भी मेजर पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़े, लाइक कोई यूएसए के साथ नहीं जुड़ा, सोवियत यूनियन के साथ या फिर रशिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, उनका ये एक ग्रुप हुआ करता है। ओके, नॉन अलाइन मूवमेंट आफ्टर यूनाइटेड नेशन, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्टेट है वर्ल्ड वाइड। ये रीड कर सकते हो, अपने काम की न्यूज है, बहुत शानदार न्यूज है, आई थिंक सो क्लियर होगी। डिफेंस मिनिस्टर ने एक समझौता किया है 802 करोड़ रुपए का। इसमें दो समझौते हैं, ठीक है, एक समझौता नहीं, दो समझौते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। अब इस तरीके के समझौते होते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि भारत कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत अलग अलग समझौते जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक फॉर्म है, उनके साथ करता रहेगा। ओके, तो वही लिखा है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों के लिए 802 करोड़ रुपए का अनुबंध किया, यानी कि समझौता किया है। यह समझौता एक रहा था जुपिटर वैगन के साथ और दूसरा था बीईएमएल के साथ। बीईएमएल मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो दोनों संस्थाएं क्लियर हो गई जिनके साथ समझौता हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर हो गई, 802 करोड़ रुपए क्लियर हो गए मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, मिलिट्री के सामान के लिए। अब जैसे यार व्यक्तियों को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए जो वैगन होते हैं उनकी जरूरत होती है, तो एक तो उसके लिए समझौता रहा है, ये देख सकते हैं, और दूसरा इस तरीके के व्हीकल के लिए समझौता रहा। तो ये देखो, इनमें और थोड़ा नाम गहराई से लिख दिया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए किया है। 473 करोड़ रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट रहा है जुपिटर वैगन के साथ। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो इनका रहा था वो मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2 के लिए रहा था बीईएमएल के साथ, 329 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो 400, 300, 700, 770, 20, 790 और 9 मेरे दोस्त 799 और 3 और जोड़ दो, 802 करोड़ रुपए का टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तसल्ली से एक बार देख लीजिए, आई होप सो क्लियर होगा बेटा। थोड़ा ये न्यूज क्या होती है ना, इसमें नाम कंपनी के थोड़े आ गए और सॉरी ये बोगी ओपन मिलिट्री वैगन आ गए, इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अदरवाइज सिंपल न्यूज है। कुछ मिलिट्री का बनवाना है, उसके लिए 802 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दो के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखना, अयोध्या कह रहा है कि बेटा हम पतंग फेस्टिवल इनॉग्रेट करेंगे। ओके, मतलब होस्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल राम टेम्पल, ठीक है, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शायद 22 जनवरी को है। ओके, अभिषेक, भगवान राम की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है, चुन भी लिया गया है। मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, मेरे दोस्त अपने होमवर्क में लिखना उस मूर्ति को तैयार किसने किया है, ठीक है। भगवान राम की एक मूर्ति तैयार हुई है, रामलला की मूर्ति तैयार हुई है, अयोध्या में मंदिर में रखी जाएगी। सवाल बहुत सिंपल सा है, मूर्ति किसने तैयार करी है? अयोध्या टू होस्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ओके, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है और ज्यादा था नहीं कुछ। आई होप आपको पतंग उड़ाना पसंद होगा, ठीक है। बचपन के दिन याद आ गए थे मेरे दोस्त, कल जब मैं इस न्यूज को बना रहा था मेरे को वो दिन याद आता था। अब पहले तो हम इतने एक्टिव रहते थे कि इधर से उधर भाई पतंग
खरीदना कम, लूट लूट के काम चला लेते थे, ठीक है। कैंपस में मेरे दोस्त इतनी सारी पतंग आ जाती थी कट कट के, तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मजा आता था, उड़ाते थे। मांझा लेकर आते थे हैं, फिर सफेद डोरी लेके आते थे, कन्ने बांधते थे, कन्ने हैं, कन्ने मेरे दोस्त इधर हो जाए उधर हो जाए, अपनी ना कट जाए पतंग। तो बहुत सारे बचपन की कुछ याद है मेरे दोस्त पतंग। और अब देखो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तुम लोग भी जीवन जीने के लिए फिर दोबारा एक मांझा ही तो लाना, एक डोरी तो लानी है, 2-3 पतंग लेकर आनी, उड़ा लेना मेरे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। पिताजी उड़ाने नहीं देते थे, पिताजी को लगता था छत से गिर जाएंगे। अब जब भी पिताजी आते थे उसके बाद पतंग भी उतर जाती थी, हम भी उतर जाते थे। तो यही दौर चलते थे बचपन में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अयोध्या मेरे दोस्त होस्ट करेगा, उत्तर प्रदेश। फॉर्मेशन हुआ 1950 में, 24 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कुछ एक टाइगर रिजर्व है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है आपको? मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का पूछा था आई थिंक सो। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ओके, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये अभी हाल फिलहाल बना है। और जहां तक है अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व, उसका नाम बदलने पे चर्चा हो रही है, न्यू जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रखने पे बात हो रही है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अभी, लेकिन हाँ इतने तो आपको याद रखने, अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। क्लियर? मजा आ गया, समझ में आ गया? आगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स ने अभी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अनाउंस किए। अच्छा, आपको पता नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़े थे। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पर सर्च करना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बाय आशीष गौतम, आपको वीडियो मिलेगा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो खेल रत्न अवार्ड पढ़ा था, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ा था, फिर मेजर ध्यानचंद एक और अवार्ड आता है मेरे दोस्त, तीसरा अवार्ड पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने माका ट्रॉफी भी पढ़ी थी, याद रहा? माका ट्रॉफी, ओके। अब पांचवा यहां पर आ गया उसी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि अब अनाउंस हुआ है। ये कॉर्पोरेट को या कंपनीज को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी तरफ से जो एफर्ट डालते हैं, उसकी वजह से जो खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है उसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ओके, उनको दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एनजीओ, स्पोर्ट्स बॉडी जो स्टेट और नेशनल लेवल पे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रमोट किया है, मतलब रोल प्ले किया है स्पोर्ट्स प्रमोशन में, डेवलपमेंट में, उनको यहां पर सम्मानित किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन सबको दिया जाता है। कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एनजीओ, स्पोर्ट्स बॉडी जो स्टेट और नेशनल लेवल पे बेहतरीन जिन्होंने किया है। इस वर्ष की बात करते हैं तो 2 एंटिटी हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, इस कैटेगरी में, यानी कि नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण में किसने बेहतरीन काम किया? जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु स्थित है, इसको सम्मानित किया गया। दूसरा, इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज क्या होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन % सीएसआर पे खर्च करना होता है, इट इज मैंडेटरी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अब उसके माध्यम से जिन्होंने स्पोर्ट्स में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है उनमें से एक रहा उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके लिए यहां पर इसको सम्मानित किया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 नंबर पक्का है मेरे दोस्त यहां से आपका। डन? मजा आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? न्यूज क्लियर है? ओके। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? अपने होमवर्क में लिखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है। डन? स्पोर्ट्स से याद आया कि एक स्टेट ने भी कहा था कि वो स्टेट में जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है वैसे स्टेट स्पोर्ट्स डे बनाएगा। कौन सा स्टेट है, प्लीज इसका भी आंसर करना। द अवॉर्डी विल रिसीव देयर अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी से इन अवॉर्डीज को अवार्ड दिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में। 9 जनवरी 2024 को एक फंक्शन रहेगा उस दौरान। वर्ल्ड ब्रेल डे, कल मैंने आपको वर्बली बताया था, आज थोड़ा लिख के समझेंगे। 4 जनवरी 2024 को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ऐसे लोग जो कि देख नहीं पाते, जो कि नेत्रहीन है, ओके, या जो कहीं ना कहीं जिनकी आंखों की रोशनी कम है, उनके लिए कहा गया है कि वो कैसे पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरी जो हाथ है, मेरी जो उंगलियां हैं, वही मेरी आंख है। सर क्या मतलब हुआ इसका? ये आपको कुछ एक डॉट देख रहे हैं, डॉट। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, फना मूवी थी, आमिर खान और काजोल की मूवी देखी होगी, जिसमें काजोल देख नहीं पाती है लेकिन वो बहुत प्यारा गाती है, होता है आई थिंक सो, मेरे को जहां धुंधला धुंधला याद है मेरे दोस्त। तो वो कभी कभी आपने देखा होगा वो पढ़ती कैसे थी, क्या उसको दिखता था?
अब उसको लिरिक्स समझनी है तो कैसे पढ़ेगी, तो वो क्या करती थी, जो ये ब्रेल है ना, ब्रेल लिपि है, इसका इस्तेमाल करती थी। इसमें क्या होता है, कुछ एक डॉट बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसमें ए बी सी कैसे कैसे डॉट से पहचाने, वो सब चीजें दे रखी होती हैं। तो ब्रेल एक सिस्टम है जिसमें कि डॉट्स होते हैं, रेज डॉट्स दैट कैन बी रीड विद फिंगर्स बाय पीपल हु आर ब्लाइंड और हु हैव लो विजन। तो ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है जिसे नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोग उंगलियों से पढ़ सकते हैं। असल में ये जो ब्रेल है, ये इसके इन्वेंटर का नाम है लुइस ब्रेल। ओके, 1809 में इनका फ्रांस में जन्म हुआ था और इन्हीं ने ही इस ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया है और इसी वजह से इस दिन को, इनके जन्म दिवस को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया, डन। अक्सर ना जो डेज वगैरह से क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े कैलकुलेटिव आने लगे हैं। सर इससे रिलेटेड पिक्चर दिखा दिया करते, दिमाग में रहता जाता। बेटा दिखा तो दी, अब क्या दिखाऊं बता, दिखा तो दी इससे रिलेटेड पिक्चर। ओके, समझना, ये जो डेज वाला सेक्शन है ना, इसमें कुछ एक डेज कैसे कैसे आते हैं, जैसे नॉर्मल लिखा हुआ है DRDO डे, इस तरीके के डे बड़े खतरनाक होते हैं। ये जो रेजिंग डे होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर पूछ लेता है। नंबर मतलब ये DRDO डे 66 है या CRPF डे कौन सा है, CISF डे कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चलन में चल रहा है, पूछा जा रहा है। एक और चलन में चल रहा है जैसे कि नेशनल मिल्क डे। ओके, या फिर जैसे लिखा है वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, इस तरीके के में पूछ लेगा ये किसकी याद में मनाए जाते हैं। वैसे नॉर्मल डे पूछता है, डेट पूछ लेगा या फिर थीम पूछ लेगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक है। लेकिन हाँ, जो ये रेजिंग डे एंड ऑल वाला एडिशन वाला है, वो एक चलन में चल रहा है और एक ये वाला ज्यादा चल रहा है। नेशनल मिल्क डे हो गया, नेशनल डॉक्टर डे हो गया, ओके, नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया, नेशनल टीचर्स डे हो गया। समझ रहे मेरे दोस्त, ये किसकी याद में मनाए जाते हैं, तो ये आपको पकड़ के चलने पड़ेंगे। जनरल प्रोविडेंट फंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्मॉल जो सेविंग स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट में बदलाव हुआ। तो मेजर स्कीम रही थी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में 2024 में जो जनवरी फरवरी मार्च महीना है, यानी 2024 का पहला क्वार्टर, इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 8.2 से 8% से 8.2% कर दिया है, यही है। बाकी PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसकी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। वैसे ही जनरल प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया गया इट इज 7.1%। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, शब्दों पे गौर फरमाइएगा, अनाउंसमेंट किया वित्त मंत्रालय ने इंटरेस्ट रेट का GPF के तहत, अदर जो सिमिलर प्रोविडेंट फंड है उन सभी के लिए जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए, और इंटरेस्ट रेट यहां पर सेम रखा 7.1%। ओके, नेक्स्ट REC, ओके, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में समझौता हुआ। तो सरकारी उपक्रम है REC लिमिटेड और इसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया। अब समझौता क्या है, यह समझौता है कि जो भी आने वाले 3 सालों में पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर होंगे, उनके लिए अगर पैसे की जरूरत होगी तो हम खड़े हुए, हम पैसा देंगे। तो ये कहते हैं कि जो लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्रोजेक्ट है, उनको यहां पर लोन देने का काम, ऋण देने का काम, पैसा देने का काम कौन करेगा, REC और बैंक ऑफ बड़ौदा। रट्टा मारो, आगे बढ़ो, REC बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इसके अलावा क्या है न्यूज, आखिरी है। वैसे इस न्यूज को मैं एक बार और पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका कंटेंट थोड़ा कम ही लेकर आया हूं मैं, इसको भी मेरे को एक बार पढ़ना था, बट कोई नहीं, समझते हैं। प्रेरणा लॉन्च किया, प्रेरणा। ओके, एक कसौटी जिंदगी में प्रेरणा और एक यहां पर प्रेरणा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मेरे दोस्त प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो स्टूडेंट है उनके बीच में लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, आपने घर में देखा होगा कि एक बंदा होता है, 2 बंदे होते हैं, 3 बंदे होते हैं जो काम करते हैं। एक बंदा होता है जो कहीं ना कहीं लीडरशिप के साथ काम करता है, ऑनरशिप ले रहा है कि मुझे पता है कि ये काम होना ही होना है, इसको करना ही करना है, तो उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो मेरे दोस्त वही लीडरशिप क्वालिटी आपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा होगा, आपने मेरे दोस्त बहुत बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा कि कहते चल क्रिकेट खेलने चल रहा है, क्रिकेट खेलने चल रहा है, लेकिन सब कहते हैं, लेकिन एक बंदा उनमें से होता है जो सबको ले जाता है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप क्वालिटी।
करना, कहना और करवाना अंतर है मेरे दोस्त। तो यहां लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट के बीच में डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम है प्रेरणा। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा कि एक ये वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट आएंगे 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के, 9 से लेकर 12 तक के। एक बैच होगा 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट का, जो सेलेक्टेड बच्चे आएंगे 9 से लेकर 12वीं कक्षा के, उसमें 20 बच्चे रहेंगे, 20 बच्चों में 10 बच्चे, 10 लड़के और 10 लड़कियां रहेंगी। और इनको ये हर वीक मेरे दोस्त अलग अलग पार्ट्स में देश में अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ये जो प्रोग्राम होगा ये वर्नाकुलर स्कूल है जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1988 में गुजरात के वादनगर में। ओके, ये याद रखना, वडनगर में यहां से ये प्रोग्राम होगा, ये रन किया जाएगा। तो देखो कितने सारे पॉइंट मिल गए। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, पैदा करने के लिए प्रेरणा नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कौन इसमें आएगा है, कौन इसमें एलिजिबल है, 9 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट का एक बैच रहेगा जिसमें 10 बॉयज 10 गर्ल्स रहेंगे और वीक लॉन्ग प्रोग्राम होगा, इसको अटेंड करेंगे। कहां से रन होगा वो सामने आपकी चीजें हैं। ओके, ये जो करिकुलम होगा प्रेरणा स्कूल का वाज प्रिपेयर्ड बाय IIT गांधीनगर के द्वारा, इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया बेटा? ओके, कोई डाउट है? सर डाउट है ही नहीं, ठीक है, हो ही नहीं सकता डाउट। तो आज जिनका भी पेपर है उन सभी को मेरे दोस्त मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेहतर तरीके से पेपर देकर आइएगा। और मैं अपना अनुभव साझा करूं तो यह है कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। खुद को मानसिक तौर पर तोड़ना नहीं है, हाँ खुद को मानसिक तौर पर मजबूत करना है कि परिस्थितियां हमेशा आपके लिए बेहतर नहीं होती, आपको बेहतर बनानी पड़ती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्रभु का नाम लीजिएगा, माता पिता का नाम लीजिएगा, मेरे भाई आराम से बैठना। पेपर जब देंगे ना तो खुद को ना मेरे दोस्त फील कराना कि आज मैं अपने जीवन का एक बेहतरीन दिन लिखने जा रहा हूं। ये मत सोचना कि अगर आज सबसे पहले नेगेटिव थॉट आते, नेगेटिव थॉट नहीं आने, पॉजिटिव थॉट। हाँ मैं अपने जीवन का एक बेहतरीन चैप्टर लिखने जा रहा हूं, ठीक है, और बेहतरीन ही लिखूंगा, कुछ तो बेहतर लिखूंगा। वहां पर प्रेशर नहीं फील करना। एक आध क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना, ईगो पे मत ले लेना, नहीं मुझे करना ही है, घबराना नहीं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। अभी से घबरा गए तो मेरे दोस्त कैसे काम चलेगा। मैं तो खुद का अनुभव बता रहा हूं, कितनी बार टूटे, कितनी बार गिरे, कितनी बार ताने सहे, कितनी बार मेरे दोस्त ऐसा ऐसा फील किया, ये लगा कि जीवन खत्म कर लें। ये हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में होता है मानसिक तनाव आना, ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे दोस्त परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जीवन है मेरे दोस्त, बेहतर बन जाएगा। अपने प्रयास बेहतर करते रहेंगे, हमारा काम प्रयास बेहतर करना है, चीजों परिस्थितियों को समझ के, लेकिन खुद को मेरे दोस्त तोड़कर, खुद को गिराकर, खुद को असहज महसूस कराकर, ये गिराने का तोड़ने का काम लोगों को ऊपर छोड़ दो, ये हमें मजबूत बनाएंगे, ठीक है। सच बता रहा हूं, लोग आपसे कहेंगे बहुत उल्टा सीधा, कुछ लोग होंगे जो घबरा जाएंगे, कुछ लोग होंगे उससे बाहर निकल के आएंगे, वह तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन मन में अंदर से, बाहर से नहीं। जब बन जाओगे तब मेरे दोस्त सभी चीजों का जवाब मिल जाएगा। शब्दों से जवाब मत दीजिए, अपने कामों को बेहतर करिए मेरे भाई। ओके, बाकी अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, तुमसे ज्यादा मैं मेहनत करने को तैयार हूं। 1 जनवरी 2024 से वो हर एक चीज मैं करूंगा आपके लिए जो मेरे दोस्त 23 में नहीं हुई। ओके, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आप चलिए, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, इतनी मेहनत करूंगा कि आपको हर दिन रियलाइज होगा कि ये बंदा हमारे लिए इतना क्यों मेहनत कर रहा है, हर दिन। लेकिन हाँ बस इतना कहूंगा, अपने लिए आप तैयारी कर लो, अपने लिए शुरुआत कर लो, लगातार मेरे साथ जुड़ो। 1 दिन 2 दिन नहीं है, लगातार 1 ही 2 घंटा निकालना आपको। दोस्त से बात करने के लिए निकालते होगे ना, आई नो यार, सब तो वो अपन ज्यादा एज में डिफरेंस नहीं है। ओके, ज्यादा अगर चलो कोई 20-22 साल का बच्चा मेरे साथ जुड़ा है तो बोल सकते हैं चलो ठीक है सर 8 साल का डिफरेंस है, लेकिन मेरे दोस्त नॉर्मल अगर बात करें ज्यादा डिफरेंस नहीं, हम एक दूसरे को समझते हैं। आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूं, हर एक दूसरा एक दूसरे को समझता है। तो चीजों को समझो, समझो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। जैसे 1 घंटा निकालते हो, उत्सुकता रहती है बात करने की, घूमने की, उस तरीके से उत्सुकता रखिए, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। किसी से बात करो तो बता पाओ यार मेरे दोस्त, अच्छा NARCL है क्या, आपको पता बैंक की कंडीशन कैसी है, इतना लोन बेच रहे हैं। अब 4 लोगों से बात करते हो, आपके पास शब्द कब होंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा। तो शब्दों में भारीपन लाना है तो सुबह 7 बजे जुड़िए। जीवन में सिलेक्शन, मतलब जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, सुबह 7 बजे जुड़िए। सिलेक्शन लेना सुबह 7 बजे जुड़िए, जुड़िए मेरे भाई। जब आप सुबह उठते हैं ना, जल्दी उठते हैं, तो आपको दिन बड़ा नजर आता है, और दिन जब बड़ा नजर आता है तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है बहुत कुछ करने का। जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना बेहतर रहेगा। बाकी मेरा बैच शुरू हो रहा है आज से, फाउंडेशन क्लासेस। जो भी मेरे प्रिय भाई बंधु हैं, अगर आपका टारगेट है 2024 में सिलेक्शन लेने का, तो आज से हमारा फाउंडेशन क्लासेस फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए शुरू हो रहा है। ओके,
इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2:32 रहेगी 4 PM। बैच का नाम रहेगा सारथी 1.0। ओके, इसमें जितनी भी क्लासेस रहेंगी लाइव रहेगी, लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, प्लस इसके साथ पीडीएफ दी जाएगी। ओके, पीडीएफ में कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप सो गाइज आप लोग जुड़ रहे हैं आज मेरे साथ। और इसके लिए आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा स्टोर का, आप स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद आप लाइव क्लास में जाएंगे, और जब लाइव क्लास में जाएंगे तो वहां पर आप सर्च करेंगे वॉरियर प्रो बैच। आपको एडमिशन सारथी में नहीं लेना, आपको एडमिशन लेना वॉरियर प्रो में। 1496 का ये आपको बैच मिलेगा 12 मंथ वैलिडिटी के साथ, 1496 का इस कोड को लगाने के बाद। ओके, और इस कोड को जब आप लगाएंगे 78% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो उसमें आपको एक बैच मिलेगा सारथी 1.0, ऑटोमेटिकली आपको बैच मिल जाएगा। अगर आपके पास महापैक है तो अभी आपको बैच मिल जाएगा। इसकी क्लासेस शुरू कर देना। मैं वॉरियर प्रो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें एक वॉरियर, एक सारथी 1.0, 2.0, 3.0 जब तक वैलिडिटी है तब तक मिलता रहेगा। मेरा एसबीआई का कैप्सूल बैच आ रहा है, ये भी मिलेगा, स्टैटिक जीके बैच भी मिलेगा, मंथली करंट अफेयर बैच भी मिलेगा। सब कुछ आपको एक बैच में वॉरियर प्रो में मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। ये सब महापैक का भी पार्ट है। आप इसके अलावा मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट करिएगा। वैसे तो एप्लीकेशन पे ही आपको देखना है, हम लोग वेबसाइट पे और विजिट कर लेते हैं। यहां देख लेते हैं कौन से बैच की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वेबसाइट पे जाना, अड्डा 24/7। ओके, यहां लाइव क्लासेस में आपको जाना है। अगर आपके पास महापैक है तो ये सारी क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस में जाने के बाद आपको वॉरियर प्रो बैच में जाना है। दिस इज वॉरियर प्रो बैच, ये दिख रहा है, दिस इज वॉरियर प्रो बैच। ओके, वॉरियर प्रो बैच में जाने के बाद वाई नाउ पे Y168 कोड लगा लेना। ये आपको यहां डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखो स्टडी प्लान मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में स्टडी प्लान है लगा हुआ है। इसकी क्लासेस रहेंगी, आज से शुरू हो जाएंगी। बजट, फिर गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, ये सारथी बैच का स्टडी प्लान है। ओके, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, एक बीटा में, एक अल्फा में। तो बीटा की क्लासेस अब शुरू होंगी, अल्फा की क्लासेस आपके लिए 4 मार्च से शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। आपको सच में NARCL क्या है नहीं समझ में आ रहा ना, IDRCL नहीं समझ में आ रहा, आपको डिविडेंड नहीं समझ में आ रहा, आपको बहुत सारे टर्म है, IP और राइट इश्यूज, बहुत सारे टर्म आएंगे, पार्टिसिपेटरी नोट आएगा, प्रोमिसरी नोट आएगा, नहीं समझ में आ रहा, वो कैसे समझ में आएगा? गो एंड जॉइन दिस बैच। ओके, इस बैच से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद आपकी फी रिफंड कर दी जाती है। सिर्फ विजिट करना है आपको ऐप पे जाने के बाद स्टोर में लाइव क्लासेस में जब आप Y168 कोड लगाएंगे तो वहां पहले से कोड लगा होगा 75% डिस्काउंट का, आपको उसको हटाना होगा। जब ये कोड लगाएंगे तो 77% डिस्काउंट मिलेगा। 78 के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहां पर कॉइन सेलेक्ट करने का, उसको सेलेक्ट कर लेना। बाकी कोई भी डाउट है, इंस्टा पे, फेसबुक पे आशीष गौतम सर्च कर लो, आशीष गौतम जीए गुरु, मैं मिल जाऊंगा, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपकी क्वेरी को भी रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।